एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज मैं जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में 3 लोगों का एक परिवार होता है। 3 लोगों में से पति-पत्नी और उन दोनों का एक बेटा होता है। बेटे का उम्र जो है 14 साल होता है। अब जो पति होता है यानी इस बच्चे का बाप, उस बच्चे का बाप जो है, वो घर पर नहीं बल्कि दूसरे शहर में जाकर वो काम-काज करते हैं। घर पर रह जाता है 14 साल का बेटा और उसका माँ। यही सब सिलसिला दिन गुजर रहा था, सिलसिला भी चल रहा था। बेटा जबकि एक कोचिंग क्लास में कोचिंग भी करता था। तब एक दिन अचानक जब बेटा घर पर वापस आता है तो देखता है कि जो घर के दरवाज़ा अंदर से बंद है और कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब 14 साल का बेटा है, थोड़ा बहुत समझदार बन चुका था, समझदार था। इस वजह से वो गौर से सुनता है कि किसी मर्द का आवाज़ है। अब उसे लगा शायद पापा आया होगा, लेकिन पापा आएगा तो उसे तो खबर ज़रूर लगेगा। तो दरवाज़ा ठोकने लगता है। दरवाज़ा जब पीटने लगता है, तो दरवाज़ा अंदर से खोला जाता है। क्योंकि दरवाज़ा पीटने से पहले ही वो खिड़की से झाँक कर देखता है और जो नज़र वो अंदर की नज़र उनकी आँखों के सामने था, तो उस लड़के को यकीन ही नहीं होता है। क्योंकि उस घर के अंदर वो अपनी माँ को आपत्तिजनक हालत में किसी लड़का के साथ देखता है। और माँ की उम्र जो है 30 साल होता है और जिस लड़के के साथ उसके माँ थे आपत्तिजनक हालत में यानी शारीरिक संबंध जैसा घिनौना काम वो अंदर किसी लड़के के साथ बना रही थी, उस लड़के का उम्र 20 से 22 साल होगा। ये देखते हुए 14 साल का बेटा जो है अब दरवाज़ा पीटने लगता है। फ़ौरन जो है अंदर से वो दोनों संभल जाते हैं और अपना अपना कपड़ा सही करके दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद जब दोनों अंदर में जो दोनों था, माँ और उसका आशिक, अपने बेटे को देखता है तो दोनों के होश उड़ जाता है। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आया था, जो लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, वो लड़का भी अ, कहीं न कहीं पहचान वाला ही था, रिश्तेदारी में था। इस वजह से अब इस 14 साल का बेटे को वो बहलाने लगा, जो इस बारे में बताया। सबसे पहले तो उस बेटे को लेकर वहाँ से वो चले जाते हैं, जो चलो तुमको मार्केट में ले जाकर कुछ दिलाते हैं। उस लड़का को लेकर मार्केट जाता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं था। लड़का बार बार यही चीज़ वो खामोश था क्योंकि माँ को ऐसी हालत में देखने के बाद कौन लड़का एकदम चुप बैठ सकता है, क्योंकि उसका खून खौल रहा था। तभी वो जो शारीरिक संबंध बनाने वाला लड़का होता है, वो उस लड़का को कुछ लालच देता है। क्योंकि वो लड़का कह रहा था जो ठीक है, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, खास करके मैं अपने पापा को नहीं बताऊंगा, तो इसके बदले में यानी मेरा क्या फ़ायदा होगा। तब जो संबंध बनाने वाला लड़का होता है वो कहता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। फिलहाल कुछ पैसा की डिमांड करता है। फ़ौरन वो लड़का जो है पैसा वाला था, कुछ पैसा जो मांगता है वो निकाल कर दे देता है उस लड़का को। अब इन दोनों को लगा था, माँ और उस आशिक को लगा था, चलो अब ये लड़का किसी को कुछ नहीं बोलेगा। फिर उसके बाद उस लड़का के सामने ही वो लड़का आता था और अपने कमरे में माँ उसके माँ को लेकर जाता था। बदले में लड़का को अलग अलग चीज़ें दिया करता, कभी पैसा देता, कभी मोबाइल देता। हद तो तब हो गया जब उस लड़का ने एक बाइक की डिमांड किया, यानी मोटरसाइकिल की डिमांड किया। तब जो संबंध बनाने वाला लड़का होता है वो सोचता है अब बहुत हो चुका है, इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। वो लड़का जो करता है इस लड़का के साथ, 14 साल के लड़के के साथ, ये सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है। क्या इसके पीछे उसकी माँ की हाथ थी? आज मैं इसी केस के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसी मामले के बारे में बताऊँगा, पूरा डिटेल आपको समझाऊँगा, आपको ये भी बताऊँगा ये घटना कहाँ का है, कब का है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर कहाँ का है और कब का है। दरअसल पूरा घटना जो है मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का ही एक जगह लगता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर में एक और जगह लगता है कोला का मंदिर। कोला का मंदिर जो पुलिस स्टेशन है उसी अंडरगढ़ एक गांव से खबर आई है। गांव में एक परिवार रहा करते हैं। उस परिवार का जो मुखिया है अमित नाम होता है। अमित जो है 35 साल का व्यक्ति होता है। अमित इंदौर में काम करता है, किसी होटल में काम करता है।
और बाकी अमित के अलावा अमित की पत्नी जो रश्मि नाम होता है, रश्मि का उम्र जो है 30 साल होता है, और उन दोनों के बीच में जो बेटा था 14 साल का बेटा होता है, नाम है सत्यम। सत्यम पढ़ाई कर रहा था और अमित जो कि इंदौर में काम करता था, माँ घर पर रहा करती थी। इसी बीच जो है अमित एक दिन गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तब आसपास के लोग और खास करके रश्मि एकदम पागल जैसा ढूंढ रही थी अपने बेटे को, क्योंकि सत्यम पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, यानी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, और जब लौटने का टाइम होता है, वक्त होता है, सत्यम आता नहीं है। जब सत्यम नहीं आता, सबसे पहले तो रश्मि अपने पति को फ़ोन करती है। फ़ोन करके सब कुछ बताते हैं। तो अमित जो है पति, वहाँ से कहता है देखो आ जाएगा, किसी दोस्त के साथ कहीं गए होंगे। लेकिन यहाँ रश्मि एक एक करके सारे दोस्त लोगों को भी वो फ़ोन करती है, लेकिन किसी को सत्यम के बारे में नहीं पता। और कुछ लोग तो ये भी कहता है सत्यम तो आज कोचिंग सेंटर में आए ही नहीं। अब माँ और ज़्यादा परेशान हो जाती। तभी जो है माँ एक और लड़का को फ़ोन करता है, जबकि वो लड़का जो होता है राहुल नाम होता है, 22 साल उम्र होता है। राहुल जो है रश्मि की बहन की लड़का होता है, यानी भांजा का होता है। अब वो उस राहुल को बुलाते हैं, राहुल को सत्यम के बारे में बताता है। राहुल फौरन जो है चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। जब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, तब अब थके हारे आखिरकार उसी कोला का मंदिर पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपने बेटे के गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट का एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस तरह तरह की सवाल करता है, क्योंकि 14 साल का लड़का है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझदार हो चुका था। इस वजह से पुलिस किससे दोस्ती, क्या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। लेकिन यहाँ रश्मि जो है सारे अपने बेटे के बारे में बताते हैं, नहीं वो तो कोचिंग सेंटर में गया हुआ था और उसके बाद वो लौटा ही नहीं। लेकिन जब उसके साथ वो राहुल था, राहुल से जब पुलिस पूछताछ करता है तुम कौन हो और तुम्हें क्या पता है सत्यम के बारे में, तो राहुल इसमें बताता है सर कुछ समय पहले करीब 15-20 दिन हो गया, हमारी कॉलोनी में पैसे वाले का सब लड़का, सारे पैसा वाला ही रहता है उस कॉलोनी में, और राहुल भी पैसा वाला था, पैसा वाले का बेटा था। हमारी कॉलोनी में 3 लड़का रहता है जो सत्यम का पहले दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी उन सब सारे लोगों में कुछ लफड़ा हुआ और लफड़ा की वजह से दोस्ती खत्म हुआ। 15-20 दिन पहले सत्यम को उन तीनों लड़का ने बहुत धुलाई किया था, बहुत पिटाई किया था। हमें तो लगता है सत्यम को गायब करने के पीछे उन तीनों लड़कों का हाथ है। अब उन तीनों लड़का के बारे में सब कुछ पुलिस पता करता है। तीनों पैसा वाले का लड़का है, इसीलिए पुलिस वाले सोचता है जो चलो पूछताछ तो कर सकता है, लेकिन बगैर सबूत का उन लोग को थाने लाना कहीं ना कहीं पुलिस वाले के लिए भारी पड़ जाएगा। इसीलिए तीनों लड़का से पूछताछ करता है, नॉर्मली पूछताछ करता है, लड़का के परिवार से पूछताछ करता है, यानी माँ बाप से भी पूछताछ करता है। पूछताछ से साफ पता चल जाता है पुलिस वाले को जो नहीं, इन तीनों लड़का का जो है सत्यम को गायब करने में हाथ बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो फिर सत्यम के साथ हुआ क्या है, सत्यम क्यों नहीं मिला? इतने में अमित भी आ जाता है, जो सत्यम का पिता होता है, वो भी आ जाता है, वो भी ढूंढने लगता है, लेकिन सत्यम का कुछ पता नहीं। देखते ही देखते पूरा सप्ताह बीत जाता है। जब सप्ताह नहीं बल्कि 3 से 4 दिन ही बीता था, और इतने में उस सत्यम का गुमशुदगी का जो रिपोर्ट है, ओला का मंदिर जो पुलिस स्टेशन है, वो अपने आसपास के पुलिस स्टेशन में भी उस मिसिंग कंप्लेंट को फोटो वगैरह सब कुछ भेजा जा चुका था, जो अगर इस लड़के के बारे में कोई कुछ खबर दे तो हमारे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करे या फिर कांटेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे एक माँ बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे को लेकर। हो सकता है बच्चा किसी कला बहकामे में आ गया और घर छोड़कर चला गया। एक छोटा बच्चा तो है ही नहीं, 14 साल का लड़का है, समझदार हो चुका है। पुलिस के मन में यही सब ख्याल आ रहा था। लेकिन 3 से 4 दिन बाद एक दूसरे ही पुलिस स्टेशन से एक खबर आता है, जबकि जोरा पुलिस स्टेशन होता है, कोला का मंदिर के पुलिस स्टेशन से काफ़ी दूर में वो जोरा का पुलिस स्टेशन होता है। उस पुलिस स्टेशन से खबर आता है जो हमारे पुलिस स्टेशन के अंडर एक लड़के का बॉडी मिला है, और उम्र करीब 14-15 साल ही होगा। तो आपने जो वो फ़ोटो भेजा था, और हमें तो लगता है क्योंकि बॉडी जो है सड़ चुका था, पानी में था, इस वजह से हमें लग रहा है जो लड़का वही हो सकता है।
जो आपने फ़ोटो भेजा। अब यहाँ कोलाका मंदिर का पुलिस स्टेशन जो है फ़ौरन उस रश्मि और अमित को बुलाता है। जो जोरा पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, वहाँ पे किसी लड़का का बॉडी मिला है, आप लोग चलिए हमारे साथ, एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपका बेटे का लाश हो, बॉडी हो। ये सुनने के बाद ही तो रश्मि छाती पीट-पीट कर रोने लगता है, लेकिन अभी तक स्नात नहीं हुआ था। अब कोलाका मंदिर पुलिस वाले जो है माता-पिता को लेकर फ़ौरन उस जोरा का पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और जाने के बाद उस बॉडी को दिखवाता है अमित और रश्मि को। देखने के बाद ही क्या, फिर दोनों चीख-चीख के रोना, छाती पीटना, जिसमें ये साफ पता चल जाता है जो हाँ, मरने वाला लड़का इन दोनों का ही है और नाम है सत्यम। अब सत्यम को कौन मारेगा? अभी इतना दूर लाकर और करीब कोलाका मंदिर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर दूरी पर जोरा पुलिस स्टेशन है और उसके अंडरग्राउंड एक बॉडी मिला। न जाने इसको मारकर कहाँ फेंका गया, आखिर क्यों मारेगा? अब पुलिस का जो मिसिंग कंप्लेन था वो अब मर्डर में तब्दील हो जाता है। पहले तो सबसे पहले तो पोस्टमार्टम कराता है। पोस्टमार्टम से साफ पता चलता है दम घुटने की वजह से सत्यम का मौत हुआ। अब पुलिस इस मर्डर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर जो है धारा लगाकर इसका पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पुलिस का हाथ खाली है। अब जो है जिसके ऊपर भी शक हो रहा था उसे कड़ाई से पूछताछ करता है। सबसे पहले तो उन तीनों लड़का से अब सख्ती से थोड़ा डरा धमका कर पूछता है, क्योंकि पहले मिसिंग कंप्लेन था, अब मर्डर, वो लड़के का बॉडी मिला, इसलिए पुलिस वाले जो है उन तीनों लड़काओं को सख्ती करता है। तीनों लड़का का बयान और तीनों लड़के का जो जो भी उस टाइम का मोमेंट था उसको चेक करना, तो इसमें पुलिस वाले को सब पता चल जाता है जो ये तीनों लड़का का हाथ नहीं है, जैसे पहले पूछताछ में पता चला था। तो फिर सत्यम को मारने वाला कौन हो सकता है? इतने में आसपास के लोगों से सत्यम यानी सत्यम अमित और रश्मि जिस जगह पे रहता था उस जगह के आसपास पड़ोसी वाले बहुत काम आते हैं इस सब मामले में। पड़ोसी से जब पुलिस वाले पूछताछ करता है तो ये जगह जो है गोवर्धन कॉलोनी में जब पूछताछ करता है तो पता चलता है जो हाँ, यहाँ पे ये लोग रहते तो थे, लेकिन अमित जो है, जो सत्यम का पिता है, वो बाहर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर 3 लोग रहते थे अमित के अलावा भी। अब 3 लोगों का परिवार, एक सदस्य जब बाहर रहता है तो 3 लोग कैसे रह सकता है? तो पता चलता है इन दोनों के, अमित के पत्नी और सत्यम के अलावा यहाँ पे एक और व्यक्ति रहता है, उसका नाम है राहुल। जो राहुल पुलिस की मदद कर रहा था, हर बात पे इधर-उधर जाना और कहीं न कहीं पुलिस का हर तरह से मदद कर रहा था राहुल। अब राहुल का पहचान तो पहले से ही पता चला, जो रश्मि का बहन का बेटा है, दूर का बहन का बेटा है और वहाँ पे रहता है, क्यों रहता है, इसके बारे में जब पता करता है तो पता चलता है सत्यम जो है पढ़ाई कर रहा था और राहुल जो है पढ़ा लिखा लड़का था, उसका पढ़ाई खत्म हो चुका था। वो भी जो है वो पहले आदित्यपुरम में रहता था, लेकिन यहाँ पे गोवर्धन कॉलोनी में आकर रहने लगा। जब गोवर्धन कॉलोनी में आकर रहने लगा तब रश्मि जो है अपने पति से बातचीत करती है। जो मेरे बहन का जो बेटा है राहुल, सब लोग जानते थे, अमित भी जानता था, सत्यम भी जानता था, अक्सर आना जाना करता था और सत्यम से तो अच्छा उसका दोस्ती जैसा था। भले 14 और 22 साल का दोनों होता है, लेकिन दोनों में उम्र में बहुत फ़र्क भी है, लेकिन दोनों दोस्त जैसे रहते थे। रश्मि कहता है क्यों ना राहुल को वो इसी घर पे बुला लिया जाए और इसमें सत्यम का फ़ायदा होगा, सत्यम को पढ़ा दिया करेगा। तो अमित इधर उधर का ना सोचते हुए अमित भी परमिशन दे देता है, जो ठीक है, उसे रहने के लिए यहाँ पे बुला लो। अब अमित जैसा कि कुछ दिन रहता है, फिर वो चले जाते हैं इंदौर। यहाँ राहुल आकर रहने लगता है और सत्यम को पढ़ाने लगता है, पढ़ाना, फिर यहाँ वहाँ जाना, दोनों साथ साथ में घूमना, दोस्त जैसा था। लेकिन एक दिन जो है अमित जो है आता है और आने के बाद राहुल को निकाल देता है घर से, क्योंकि राहुल के बारे में अमित को कुछ सुनाई दिया था, आसपास वाले ने कंप्लेन किया था, शिकायत किया था, जिसके चलते अमित इधर उधर का ना सोचते हुए उस राहुल को घर से निकाल देता है। घर से निकाल देने के बाद अब अमित भी जो है अपने पत्नी को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह जब रहने लगता है, क्योंकि राहुल जो है फिर से उस आदित्यपुरा में चले जाते हैं। अब यहाँ गोवर्धन कॉलोनी जो है अमित भी छोड़ देता है, अमित छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है।
क्योंकि उसे पता था मैं इंदौर चला जाऊँगा, हो सकता है मेरे पीठ पीछे फिर से राहुल आए। इसलिए अपनी पत्नी और बच्चे को दूसरे जगह में ले जाकर वहाँ पे एक किराए पर कमरा लेता है और वहीं पे बेटा और पत्नी को छोड़कर वो अपने काम के लिए इंदौर चले जाया करते थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन इतने में पुलिस को ये पता करना था आखिर अमित ने राहुल को क्यों घर से निकाला था और क्यों उस जगह को छोड़ दिया था। ऐसा क्या वजह थी जो इस इलाका को छोड़ के वो दूसरे जगह रहने के लिए मजबूर हो गया था। जब आसपास वाले से पूछताछ करता है, आसपास वाले कहता है हो सकता है जो उनके पत्नी और राहुल के बीच में कुछ संबंध रहा हो। हम लोग को यही डाउट था, हम लोग ने अमित को सुनाया, उसके बाद ही राहुल का आना बंद कर दिया था। फिर कुछ समय जाने के बाद अमित अपनी बीवी और बच्चे को लेकर इस गोवर्धन कॉलोनी को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि गोवर्धन कॉलोनी में जो है सत्यम का जितने भी सारे दोस्त थे, सब दोस्त अब दुश्मनी में बदल गए थे। इस वजह से अमित ने कहा अब इस इलाका में रहने का ही नहीं, मैं नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा। बेटा ऐसे ही सबसे लड़ते रहता है, चाहे भले ही दोस्त किसी का भी हो, सारे बच्चे ही है। अब सारे बच्चे लोग दो लड़ेंगे तो दोस्त किसके ऊपर दे। यही सब बहाना बना के अमित उस इलाका को छोड़ देता है। अब पुलिस को लगा इस सत्यम के मरने का पीछे कहीं ना कहीं राहुल का कुछ ना कुछ हाथ है, इसलिए राहुल को उठाते हैं। राहुल को उठा के पूछताछ करता है। जब राहुल को उठाने के बाद पूछताछ करता है, राहुल हर मुजरिम की तरह इधर उधर की बातें करने लगा। राहुल सच्चाई कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस को शक था जो राहुल झूठ बता रहा है। तो राहुल का मोबाइल का सीडीआर निकालता है, तो सीडीआर निकालने और लोकेशन भी चेक करता है। इतने में पता चलता है जो सत्यम का जो बॉडी मिली थी, जिस दिन बॉडी मिला था, यानी जिस जगह पर बॉडी मिला था, उस जगह पर जो है उसी डेट पे 6 जनवरी के वक्त 6 जनवरी को राहुल का मोबाइल का लोकेशन उसी जगह पर दिखा रहा था जहां पर सत्यम का बॉडी मिला। अब पुलिस को शक जो है यकीन में बदल जाता है। अब उस राहुल के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग। जब कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकालता है तब उस पर पता चलता है राहुल एक नंबर से अक्सर बातें किया करते हैं। जब उस नंबर के बारे में पता करता है, वो नंबर किसी और का नहीं, रश्मि का होती है। रश्मि यानी अमित का पत्नी सत्यम के माँ का नंबर होता है। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है, बहन का बेटा है, लेकिन इतना ज़्यादा और हद से ज़्यादा बात करना कहीं ना कहीं पुलिस को खटक गया। और पहले ही पुलिस को उस गोवर्धन कॉलोनी से पता चला था, हो सकता है जो रश्मि है या अमित का बीबी और राहुल के बीच में कुछ संबंध रहा हो। हम लोगों को ऐसा शक हुआ था। अब इतना सबूत काफ़ी था राहुल के ऊपर सख्ती करने के लिए, क्योंकि पहले पूछताछ हो रहा था नॉर्मल, कोई सबूत नहीं था, इसीलिए राहुल भी एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, तेवर के साथ वो बातचीत कर रहा था, पुलिस का सवाल का जवाब दे रहा था। अब जब पुलिस सख्ती करता है तब जाकर राहुल सच्चाई कबूलता है, पर वो सच्चाई बयान कर देता है जिस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है और अमित को तो यकीन ही नहीं होता। दरअसल राहुल बताता है जो मेरा और मेरे मौसी के बीच में अवैध संबंध चल रहा था। यह अवैध संबंध शुरुआत होती है जब राहुल उस घर में रहने लगता है। रश्मि के कहने पर अमित राहुल को घर पे रहने के लिए परमिशन देता है, क्योंकि उसके बेटे का पढ़ाई फ़ायदा होगा, अच्छा ही होगा, पढ़ा दिया करेगा। राहुल पढ़ा लिखा लड़का है और उनसे दोस्ती जैसा है। इस वजह से अमित रश्मि के कहने पर परमिशन दे देता है। और अमित का सिलसिला था हफ्ता भर घर पे रहता, फिर वो 2-3 महीने के लिए इंदौर चले जाता काम के सिलसिले में, क्योंकि उनका ड्यूटी था। जब भी वो जाता रश्मि से झगड़ा ज़रूर होता। एक दिन बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था। दूसरे ही दिन अमित को इंदौर जाना था, वो इंदौर चले जाते हैं अमित। जब अमित चले जाते हैं तब जो है रश्मि बहुत गुस्से में था, नाराज़ था पति के ऊपर। राहुल पूछ लेता है, मौसी मैं अक्सर देखा हूँ जब भी मौसा आता है आप मौसा जी से क्यों झगड़ा करते हो, ऐसा क्या वजह होता है जो आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है? जब भी मौसा को जाना होता है आप गुस्सा होते हो, नाराज़ होते हो। इसमें रश्मि ये भूल जाती है मेरे बहन का लड़का है, मेरे बेटे जैसा है। रश्मि गुस्से में थी और गुस्से में सब कुछ बड़बड़ा के बक देती है और कह देती है जो तुम जब शादी करोगे ना तो पत्नी को टाइम देना, पत्नी को अगर टाइम नहीं दोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा इस झगड़े का मकसद क्या है, मूल क्या है, क्या वजह है, किस वजह से हम झगड़ते। अब राहुल पढ़ा लिखा लड़का था, जवान लड़का था,
राहुल को समझने में देर नहीं लगता। राहुल समझ जाता है जो आखिर मौसी क्यों झगड़ा करते हैं मौसा से। अब इस बात को सुनने के बाद राहुल का रवैया जो है अपनी मौसी के ऊपर बदल जाता है। उसका नज़र भी बदल जाता है मौसी को देखना। दूसरे ही दिन से राहुल जो है अपनी मौसी की तरफ अश्लील निगाहों से देखते रहता था। अब 2-1 दिन जाने के बाद रश्मि भी फॉलो करती है जो राहुल जो है मेरी तरफ कुछ गंदी निगाहों से देखता है। अब एक औरत होकर उसको समझने में देर नहीं लगती, उसके ऊपर कैसी नज़र पड़ रहा है। इस वजह से रश्मि भी समझ जाती है जो राहुल मुझे कुछ गलत निगाहों से देखता है। अब यहाँ रश्मि की चाहत पूरी नहीं कर पाते थे अमित जो पति होता है, वो भी अपना जिस्मानी भूख के लिए तड़पते थे। अब यहाँ राहुल सामने से ऐसा कर रहा है, वो भूल चुका था जो राहुल मेरा बहन का बेटा है, मेरे भी बेटे जैसा है। आखिरकार दोनों का चाहत एक ही होती है, जिसके चलते इस रिश्ते को ज़्यादा दिन कायम होने में देर नहीं लगते। राहुल और रश्मि भूल जाता है एक दूसरे का रिश्ता नाता और दोनों एक दूसरे को चाहने लगता है और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। अब राहुल उसी घर में रहता था, इसलिए बेखौफ, किसी से डर नहीं। दोनों के बीच में जो है रश्मि और राहुल के बीच में अवैध संबंध का शुरुआत होती है और रोज़ दोनों एक दूसरे से समा जाते, एक दूसरे को प्यार करते। अब जब राहुल से ये सब संबंध बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो रश्मि बहुत खुश रहती थी। एक नौजवान हट्टा खट्टा लड़का उसे मिल गया था। अब पति आए नहीं आए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जब पति आता है तब पति से झगड़ा भी नहीं। पति 1 हफ्ता रहे, 2 दिन रहे। अब तो रश्मि चाहती थी जल्द से जल्द अमित यहाँ से चले जाए। अब अमित भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था, अचानक मेरी पत्नी में इतना बदलाव कैसे हो गया। पत्नी मुझसे इतना खुश रहती, जब भी मैं जाने का बात करता था तो रश्मि पत्नी मेरे से लड़ पड़ती थी। अभी तो ऐसा नहीं है। खैर जो भी है, अमित इतना गौर नहीं करता, अमित चला जाता। लेकिन आसपास के लोगों को पता चल गया था। जब पता चला तो आसपास के लोग ने अमित के कान तक ये बात सुनवाया। अमित को बहुत बुरा लगा। अमित जो है राहुल को घर से निकाल देते हैं और उसके बाद अमित सोचता है मैं तो चला जाता हूँ, हो सकता है मेरे पीठ पीछे राहुल फिर से आए। अमित अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और इस गोवर्धन कॉलोनी को छोड़ देता है। जब यहाँ छोड़ देते दोनों अलग हो जाता है। फिर अमित जो है इंदौर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से वही रश्मि और राहुल के बीच में जो है एक दोनों को जो जिस्मानी चाहत पूरी कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे को पूरा नहीं कर पाया था। दोनों को पाबंदी लग चुका था। दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहा था क्योंकि राहुल को धमकी दिया था अमित। एक दिन डरे डरे अमित ने रश्मि को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बताता है जो क्या हो हालचाल सब पूछता है। अब जब अमित का फ़ोन आता है, बल्कि राहुल का फ़ोन रश्मि के पास आते हैं, रश्मि बहुत खुश होता है क्योंकि उस टाइम उसका बेटा जो है कोचिंग में गया हुआ था। और रश्मि दिल खोल कर बात करती है और राहुल को बताती है जो हम लोग तो उस कॉलोनी को छोड़ चुके, हम लोग तो जिस जगह पे रह रहे थे उस जगह का नाम बताती है। इसमें राहुल कहता है जो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो रश्मि कहता है तो मैं भी तो तुम्हारे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन तुम ऐसा वक्त पर आना जिस वक्त मेरा बेटा सत्यम जो है कोचिंग में रहे। तय होता है जब जैसे ही सत्यम कोचिंग के लिए निकलता है, रश्मि राहुल को फ़ोन करता है। राहुल अपने उसके पास पैसा वाला था और पैसा वाले का बेटा था, वो 4 व्हीलर से उस जगह पर पहुंचता है क्योंकि अमित तो इंदौर में रह रहा था और रश्मि से मिलता है। रश्मि पहली बहुत दिन बाद जब राहुल को देखती है फ़ौरन उसको लेकर कमरे में चला जाता है। वो नया इलाका था, कोई किसी को जानता नहीं था। जाने के बाद दोनों अपनी चाहत पूरी करती है और उसके बाद फिर से वही सिलसिला बन पड़ता है, यानी चलने लगता है। जब भी सुमित कोचिंग जाता, रश्मि राहुल को फ़ोन करती और राहुल चले जाते। यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन अमित जो है, बल्कि अमित का बेटा सत्यम आ जाता है कोचिंग से, जल्द ही आ जाता है और आने के बाद देखता है कि कमरा बंद है। दरवाज़ा और खिड़की से देख लेता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है। अब दोनों अमित और रश्मि जब सत्यम को देखता है दोनों अब डर जाता है। लेकिन राहुल का दोस्त था सुमित को वो घर से लेकर बाहर चले जाते मार्केट, और मार्केट में जाकर उसे अलग अलग चीज़ें दिलवाता है और कहता है देख तेरे पापा को तो हम दोनों का मिलना पसंद नहीं है, तेरे मम्मी और मैं नहीं चाहता तू इस बात को तेरे पापा को कहे, क्योंकि देख फिर से तेरे माँ और तेरे पापा के बीच में झगड़ा होगा, फिर से मेरा आना बंद हो जाए। तू चाहता है मैं तुझसे ना मिलूँ।
लेकिन इसमें सत्यम सौदा कर लेता है। सत्यम कहता है इसमें मेरा क्या फ़ायदा। राहुल खुश हो जाता है। राहुल अमित सत्यम से कहता है तुझे क्या चाहिए बोल, तुझे जो चाहिए मैं दिलाऊंगा। ऐसे ही वो दिलाता था। सत्यम कहता है फिलहाल तो मुझे कुछ पैसा चाहिए, मेरे दोस्त लोगों को के साथ मैं पार्टी करना चाहता हूँ। सत्यम 2 से 3 हज़ार निकाल के फ़ौरन राहुल सत्यम को 2 से 3 हज़ार अपनी जेब से निकाल के फ़ौरन दे देता है। सत्यम को कह देता है जो इस बात को किसी को मत कहना। सत्यम कहता है नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे जो चाहिए आपको देना पड़ेगा। राहुल का प्रॉमिस कर लेता ठीक है। अब इसकी बात जो है राहुल जो है रश्मि को बता देता है जो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं अमित सत्यम को बता दिया, वो किसी को नहीं बताएगा। फिर वही सब सिलसिला चल रहा था। अब जो है सत्यम को पता था राहुल आता है मेरे माँ के साथ संबंध बनाता है, लेकिन बदले में उसको जो चाहिए होता है वो मिलता है। एक बार वो 20,000 का मोबाइल मांगा, 20,000 का मोबाइल राहुल ला के दे दिया। राहुल पैसा वाला था, उसको फर्क नहीं पड़ता था। बदले में वो अपने माँ उसके माँ के साथ संबंध बनाया करते, दोनों खुशियाँ, बल्कि तीनों खुश। सत्यम पैसा लेकर खुश, और रश्मि और राहुल के बीच में जो संबंध बनाने का सिलसिला ये चलने लगता है। इस सबसे बेखबर है अमित, जो इंदौर में रह के काम कर रहा था। फिर एक दिन सत्यम जो है राहुल को कहता है मुझे एक बाइक की ज़रूरत है। जब बाइक का डिमांड करता है तब राहुल सोचता है अब बहुत हो चुका है, अब इसको विराम लगाना पड़ेगा। ये तो हद से ज़्यादा पैसा लेना, मोबाइल लेना, ये सारी चीज़ डिमांड करना। तो बाइक के लिए वो कहता है जो इतना पैसे का बाइक मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो सत्यम कहता है ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो आप घर आना बंद कीजिए, नहीं तो मैं पापा को कह दूंगा। यानी सत्यम ब्लैकमेल कर रहा था। तो इसमें राहुल कहता है अरे तू इतना जल्दी गुस्सा क्यों होता है, मैं कहाँ कहा तुझे नहीं दूंगा। राहुल एक प्लान सोच लेता है। राहुल दिमाग में जोर लगाता है और इस सत्यम के बारे में कुछ सोचता है, और सोचता है वो ये, जो सत्यम अगर रहेगा तो मेरी ये सच्चाई सामने आ जाएगा। इस वजह से सत्यम को हटाना पड़ेगा। सत्यम को हटाने के लिए वो अपने एक दोस्त से बात करता है जिसका नाम होता है सुमित। सुमित से पूरे सब कुछ बता देता है रश्मि के बारे में, जो रश्मि से मेरा नाजायज़ संबंध है, मेरा मौसी लगती है, लेकिन उसका बेटा जो है मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा और तेरी मदद चाहिए। इसके बदले में तुझे क्या चाहिए, तुझे जो पैसा चाहिए दूंगा। लेकिन इसमें सुमित कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार रश्मि के साथ संबंध बनाने के लिए तुमको राजी करना पड़ेगा रश्मि को। तो इसमें राहुल कहता ठीक है, पहले काम कर दे, फिर मैं रश्मि को पटा लूंगा। 6 जनवरी को जो है सुमित को सत्यम को 6 जनवरी को सत्यम को बाइक दिलाने के लिए राहुल अपने कार में बिठाकर लेकर जाता है, और रास्ते से सुमित को भी गाड़ी में बिठा लेता है। अब जब सत्यम पूछता है ये कौन है, कहता है ये मेरा दोस्त है, चल बाइक दिलाता हूँ, इसको बाइक के बारे में जानकारी है। अब जाते हैं, जाने के बाद एक नाले के किनारे पे खड़े रहता है। तो इसमें सत्यम कहता है राहुल भाई यहाँ पे क्यों आए हो, हमें तो मार्केट जाना चाहिए। तो इसमें राहुल कहता है अरे मुझे किसी से पैसा लेना है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तुझे तो बाइक पे पड़ी है, और मैं किसी को कर्जा दिया हूँ, यहाँ पे बुलाया, अभी वो आता ही होगा, वो पैसा देगा, फिर उसी पैसा से तुझे बाइक खरीद के दूंगा। जब ये बात ही कर रहा था, इतने में जो राहुल का दोस्त होता है सुमित, वो पीछे से उस सत्यम का मुंह दबा देता है और उस नाली में फेंक देता है। पहले क्योंकि मुंह दबाकर उसका रखता है, वो सांस नहीं ले पा रहा था, सांस ना ले पाने की वजह से उसकी जो है हालत बिगड़ चुका था, और इसी बीच जो है उसको नाली में ढकेल देता है। ढकेल देने के बाद उसको तैरना नहीं आता है, वो वहीं तड़प तड़प कर पानी पे उसकी मौत हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से फरार हो जाता है। फरार हो जाने के बाद नाटक के तहत ढूंढना, इधर उधर छानबीन करना, पुलिस को ऊपर दबाव देना, राहुल यही सब कर रहा था। ये पूरा सच्चाई राहुल ने पुलिस वाले के सामने कबूला। इसे सुनने के बाद अमित को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, जो मेरे बेटे को इस तरीके का मौत का घाट उतारा, और मेरा बेटा अपनी माँ के साथ ही सब कुछ भी हो रहा था, वो भी मुझसे छुपा रहा था। अमित को ये सारी बातों से जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब पुलिस को लगा हो सकता है रश्मि ने भी साथ दिया होगा राहुल का, जब रश्मि के बारे में पूरा खंगाला, तो इस मौत के बारे में जो सुमित को मार देगा राहुल, इसके बारे में रश्मि को पता ही नहीं था, जिसके चलते रश्मि को तो एक अवैध संबंध के चलते उसके बेटे की मौत का कारण बनेगा। उसका वही संबंध जो बनाने का जो सिलसिला है, उसका बेटे का मौत का कारण बनेगा। रश्मि का तो होश उड़ जाता, वो पागल जैसे हो गया, वो बावरी हो गई। लेकिन अब क्या फ़ायदा, उसे बहुत पहले सोचना चाहिए था। एक
14 साल के बच्चे का माँ होकर पति रहते हुए भी अपने बेटे की उम्र के एक लड़के के साथ, वो भी रिश्ते में उसका कहीं न कहीं बेटा जैसा ही है, भांजा था उसका, बहन का लड़का था, उसके साथ ये घिनौना काम को अंजाम दे रहे थे और जिसका एंड जो है कहीं न कहीं बुरा ही होने वाला था, जो इस मामले में सामने आया। तो ये था वो पूरा मामला। अपने साथ-साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।